दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के थर्ड चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति इसका परिचय करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे। आपके सामने कभी भी इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसके हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप ये वीडियो अच्छे से देखना अंत तक। तो शुरू करते हैं वन बाय वन इन पॉइंट्स को समझना। जैसे कि मैंने कहा, ये एक परिचय का वीडियो है, तो इसमें हम ये सभी पॉइंट्स जो कि इस चैप्टर में हैं उन्हें कवर करेंगे। फिर अगले वीडियो में इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स को मैं सॉल्व करूंगा जो एनसीईआरटी में हैं आपके, और उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइजेज वगैरह उनके वीडियो भी, सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्यों और क्या, यानी ये चैप्टर, ये टॉपिक क्यों है और ये क्या है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आप एक सड़क पर हैं और आप चाहे पैदल वॉक कर रहे हैं या आप किसी गाड़ी में हैं और आपको भूख लगी है, खाना खाना है। आप किससे पूछते हैं कि यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट है, तो वो कहता है कि भाई 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं। तो आप आराम से वहाँ तक पहुँच जाओगे। आपको उस रेस्टोरेंट की स्थिति पता चल चुकी है कि वो रेस्टोरेंट वहाँ पे है। तो आपको केवल एक जानकारी ही पर्याप्त थी, यानी एक जानकारी की मदद से ही आपको उस ढाबे की स्थिति, पोजीशन पता चल गई। अब यहीं पे दूसरी सिचुएशन लेते हैं। अब यहां पर आप इस सिचुएशन को देखिए। एक सड़क है, इस सड़क में 4 स्ट्रीट्स हैं, 4 गलियां हैं और उन गलियों में मकान बने हैं। तो पहली गली में 3 मकान बने हैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। ऐसे गली नंबर 2 में 4 मकान हैं, मकान नंबर 1, मकान संख्या 2, मकान संख्या 3, मकान संख्या 4। इसी तरह से गली नंबर 3 और 4 में ये मकान बने हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको सिचुएशन। अब अगर आपको किसी के घर जाना है तो आपको क्या क्या जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि भाई हाउस नंबर 3 है, यानी घर का नंबर 3 है, मकान नंबर 3 है, क्या आप उस पर्सन के घर पहुँच सकते हो? नहीं पहुँच सकते, है ना। अगर कोई कहे कि आपको एक बार में ही जाना है, ऐसा नहीं कि आप हर घर में जाके पूछ रहे हो कि भाई यहाँ वो रहता है, नहीं, तो आप नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि वो यहाँ पर भी है और हाउस नंबर 3 यहाँ पर भी है, हाउस नंबर 3 यहाँ पर भी है ना। उसके अलावा आपको ये पता नहीं चलेगा किस गली में जाना है। दूसरी बात ये कि अगर किसी ने केवल और केवल आपको ये जानकारी दी कि आपको गली नंबर 4 में जाना है, केवल और केवल ये जानकारी है, अब ये नहीं है, तो आप जा पाओगे? आप उसके घर नहीं जा सकते, क्योंकि गली नंबर 4 में भी 3 मकान हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, इन दोनों जानकारियों को इकट्ठा करते हैं कि गली नंबर 4, हाउस नंबर 3। अब क्या आप उसके घर जा सकते हो? अवश्य, आप बिल्कुल उस पर्सन के घर चले जाओगे, क्योंकि ये जो अब आपको पता है एग्जैक्टली कि जाना कहाँ पर है। तो यहां पर आपको 2 जानकारियों की आवश्यकता थी उस व्यक्ति की, उस पर्सन की स्थिति जानने के लिए। तो यही जो है, अब यहां पर आप अंतर समझो। जो ये पहला वाला है, ये केवल इसमें एक जानकारी की हमें ज़रूरत थी, इसीलिए ये बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है। यहां पर हमें 2 जानकारियों की ज़रूरत थी, तो इसमें ये 2 डायरेक्शन होती हैं, और एक ये इधर वाली और एक इधर वाली। इसलिए आपने इस तरह से ग्राफ वगैरह बने हुए देखे होंगे। तो यही आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि हमें 2 जानकारियों की ज़रूरत होती है। एक इस दिशा में हमें जानकारी चाहिए, एक हमें जानकारी इस दिशा में चाहिए, और अगर हमें पता है तो हम स्थिति आराम से पता कर सकते हैं। तो अब आपको बात समझ आ गई कि ये टॉपिक किस लिए है। यहाँ पे इनका नाम देखो। जब हम एक रेखा में, किसमें, एक सीधी रेखा में किसी बिंदु को अगर हमें आलेखित करना है, किसी बिंदु को निर्देशित करना है, किसी पॉइंट को बताना है, तो हम आराम से सीधी रेखा में एक जानकारी के साथ बता सकते हैं, अगर वो रेखा पर ही स्थित है। लेकिन अगर ये बिंदु यहाँ पर ऊपर हो गया
तो फिर एक रेखा से काम नहीं चलेगा, फिर हमें दो जानकारियों की जरूरत पड़ेगी और हमें चाहिए तल। ये होता है तल और ये होती है रेखा, सीधी रेखा, और ये है तल। अब आपको अंतर समझ आ गया? तो जब तल होता है तो तल में, और पूरा नाम इसका कार्तीय तल है, कार्तीय तल। तो जो आपको ये दिख रहा है इस तरह से बना हुआ, ये कार्तीय तल होता है। तो अंतर समझना, जब सीधी रेखा में कोई बिंदु है आपको वहां पर बताना है तो रेखा पर्याप्त होती है। लेकिन अगर आप यहां पर हो, मान लीजिए कि आपकी स्थिति ये है और बिंदु यहां पर हो गया, तो वो तो इस रेखा में नहीं है ना, तो फिर आपको दो जानकारियों की आवश्यकता है इसकी स्थिति पता करने के लिए, और इसलिए इसको हम तल कहते हैं। तो तल देखो, आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है वो भी एक तल है, एक ग्राउंड है वो भी एक तल है, एक आपकी टेबल है वो भी एक तल है। तो तल मतलब तल, प्लेन कहते हैं तल को, ठीक है। तो जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, इस तरह से, तो ये है तल। ये बात समझ आ गई? और इसका पूरा नाम है कार्तीय तल। जब हम इसको, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। अभी तक बस मैंने आपको ये बताया कि ये क्यों हमें चाहिए होता है और क्या ये है। चलो, दूसरी बात ये है कि जब आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर का आपका नाम क्या है? पहले चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है, आपने देखा होगा। तो ये है, तो जब भी हमें संख्या रेखा पर, इसका पूरा नाम है संख्या रेखा, तो संख्या रेखा पर जब हमें कोई बिंदु अगर हमें आलेखित करना है तो उसमें संख्या पद्धति कहते हैं उसे। तो आपने देखा होगा कि भाई √2 को संख्या रेखा पर आप निरूपित कीजिए, या 5 कहाँ पर है, तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पर रखते थे 0, ये हम 1, ये 2, ये 3, बाएं ओर जाते हुए -1 लिखते थे, फिर ये -2। आपको याद है संख्या रेखा पर हमने यही पढ़ा था। यही काम जब हम इसमें करेंगे तो इसको हम कहते हैं कार्तीय तल, और इसमें बिंदु को निरूपित करना, बिंदुओं को आलेखित करना, ये जो पूरा इसकी पढ़ाई लिखाई सब जो है, इसे हम कहते हैं कार्तीय पद्धति। जैसे वहां था संख्या पद्धति, यहां पर है ये कार्तीय पद्धति। तो आपके सामने जब ये रेखा होती है, इसको हम संख्या रेखा कहते हैं, इसमें बिंदुओं को जब हम आलेखित करते हैं, निरूपित करते हैं, वो संख्या पद्धति है। और यही काम जब हमें कार्तीय तल पर करना होता है तो उसको हम कार्तीय पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो बिंदु हैं एक एक करके कवर करते जाएंगे। क्यों है, क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया है। कार्तीय तल, कार्तीय पद्धति भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक एक करके हम इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम तल पर किसी बिंदु की स्थिति लिखते हैं, और इसके लिए हमें कैसे दो जानकारियों की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा, एक रेखा पर एक जानकारी पर्याप्त है, बट हमें अगर तल पर बताना है तो दो जानकारियां चाहिए। तो मान लीजिए एक ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई जो है, ये एक ग्राउंड है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है ये 200 मीटर है और इसकी चौड़ाई है 150 मीटर। आपका मित्र यहां पर है। अब अगर आपको उसकी स्थिति बतानी है तो आप उसकी स्थिति कैसे बताओगे? कैसे आप बताओगे कि वो कहां पर है? अगर उसकी एकदम एग्जैक्ट स्थिति आपको बतानी है तो आप यहां पर, अब आपको समझ आएगा कि कैसे हमें तल पर, किसी तल पर स्थिति बताने के लिए दो जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो ग्राउंड है, इसकी जो ये साइड है, इनको नाम दे देते हैं। ये लेफ्ट है, ये राइट है, और ये फ्रंट है, और ये बैक है। तो उसकी स्थिति ये है। तो यहां से ये यहां पर है और ये यहां पर है ना। ये जो बिंदु है, ये जो उसका दोस्त है, जो भी यहां पर कोई वस्तु रखी हो सकती, कुछ भी, ये लेफ्ट से मान लीजिए कि ये 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, और फ्रंट से ये 150 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो लेफ्ट से 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, फ्रंट से 150 मीटर की डिस्टेंस पे है। हमें इन दोनों जानकारियों की ही आवश्यकता थी। अकेली एक जानकारी कुछ नहीं कर सकती है।
क्या दोनों जानकारियां क्या है यहाँ पर? एक तो है कि 20 मीटर होना चाहिए बाईं ओर से, लेफ्ट से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, और आगे से 150 मीटर आगे की तरफ से यानी फ्रंट से। ये दो जानकारी की ज़रूरत पड़ी। अब आप सोचो कि अगर हमारे पास केवल और केवल एक जानकारी होती, यहाँ पर केवल और केवल ये इन्फॉर्मेशन होती कि बाईं ओर से 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो क्या आप उसकी एग्जैक्ट स्थिति पता कर सकते हो? भाई बाईं ओर से 20 मीटर तो यहाँ पर भी है, बाईं ओर से 20 मीटर ये भी है ना? यहाँ से देखो 20 मीटर ये है, 20 मीटर ये है, ऐसे ही बाईं ओर से 20 मीटर ये भी है, ऐसे बाईं ओर से 20 मीटर ये भी है, ऐसे इधर भी बाईं ओर से 20 मीटर है ना? अगर हम कहें कि भाई फ्रंट से 150 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो फ्रंट से 150 मीटर तो ये भी है ना, ये भी यहाँ से 150 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये भी यहाँ से 150 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये भी यहाँ पे 150 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये भी यहाँ पर 150 मीटर की डिस्टेंस पे है ना? लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो यानी बाएं से 20 और आगे से 150, तो आपको पता चलता है कि यार ये तो यहाँ पर है भाई, क्योंकि यही एक ऐसा है जो बाईं ओर से तो 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, लेकिन आगे से फ्रंट से 150 मीटर की डिस्टेंस पे है, यानी अब हमें उसकी एग्जैक्ट स्थिति पता चल चुकी है। तो अब आपको यहाँ पे महसूस हुआ होगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि हमें दो जानकारियों की आवश्यकता होती है जब हम तल पर, प्लेन पर किसी बिंदु को आलेखित करते हैं, किसी बिंदु की स्थिति जब हमें बतानी होती है ना? अगर हमें बिल्कुल सीधे करके बताना हो तो हम आराम से 20 और 50 करके भी लिख सकते हैं, या फिर 150 और 20 करके भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें ये बताना है कि भाई जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये बाएं से दूरी है, लेफ्ट से दूरी है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये आगे से दूरी है ना? पता तो होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या लिखा है यहाँ पर। तो बाएं से मीटर में दूरी को मैंने पहले लिखा है और आगे से मीटर में दूरी को मैंने यहाँ पर लिखा है, और अगर ये लिखना है तो मुझे यहाँ पर बताना होगा कि भाई जो मैं पहले नंबर लिख रहा हूँ ये आगे से दूरी है मीटर में, और जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये बाएं से दूरी है मीटर में। तो इस तरह से हम तल पर किसी बिंदु को आराम से उसकी स्थिति बता सकते हैं, और ये लिखने का तरीका होता है। अभी आगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बट इस तरह से ये है। ये बात भी एकदम क्लियर हो गई? ओके, अब हम कार्तीय तल पर आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें दो जानकारियों की आवश्यकता होती है, तो एक हम क्षितिज रेखा खींचते हैं ऐसे में लिटाकर, और एक हम खींचते हैं ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लाइन, ऐसे खड़ी लाइन ये है। अब जो ये क्षितिज है, ये जो लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है उसका मूल बिंदु, मतलब जीरो जैसे होता है, ये जीरो है, ये 1 है, ये तो आपने देखा ही होगा, संख्या पद्धति में भी हम ऐसा करते थे। इस तरफ माइनस में है नंबर, -1, -2, -3, -4, इसको हम x डैश नाम दे देते हैं। तो x डैश ये है जो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज, ओके, ये रेखा है x डैश। अच्छा, अब ये है वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये मूल बिंदु है, ये +1 है, यानी जब हम ऊपर जाते हैं तो प्लस में होती हैं, और जब हम नीचे आते हैं तो माइनस में नंबर होते हैं इसमें, और बीच में है मूल बिंदु। और ये जो है ये है y डैश। अब हम एक काम करते हैं, इनको करते हैं इकट्ठा। तो अब आपने देखा दो जानकारियों के लिए हमने यहाँ पर रेखाएं खींच दी हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। दोनों के मूल बिंदुओं को ये मिला देते हैं। ये हमने दोनों के मूल बिंदुओं को मिला दिया है, और अब आप यहां पर नोटिस करेंगे कि बिल्कुल ये इस तरह से तल बन चुका है। तो मूल बिंदु दोनों को मिल चुके हैं। यहां पर एक है जो क्षैतिज में है, वो है x रेखा, और x रेखा जो है इसको हम कहते हैं x अक्ष। तो ये जो है रेखा ये है x अक्ष। जो
वाई वाई डैश जो लाइन है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वर्टिकल लाइन, ये है वाई अक्ष, वाई अक्ष, वाई एक्सिस, ये वाला वाई अक्ष है। जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो होता है मूल बिंदु। ये O का भी काम करता है और ये 0 का भी काम करता है। ये है, तो यहाँ पर ये अक्ष हो गया, x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा इस तल को इस तरह से काटा गया है, दो लाइनें एक दूसरे को उन्होंने इस तरह से काटा, बिल्कुल ये लंबवत एक दूसरे को काटते हैं, ये 90 डिग्री होता है। तो इस तल को इन दो रेखाओं ने जब एक दूसरे को काटा तो 4 भागों में यह तल बंट चुका है। आप देख सकते हैं, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, तो यानी हर एक चौथाई है ये, इसलिए इसका नाम है चतुर्थांश, चौथाई हिस्सा, तो ये है चतुर्थांश। तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है। तो अब आपको ये सब समझ आ गए कि अक्ष क्या है, मूल बिंदु क्या है और चतुर्थांश क्या होता है। तो जब कार्तीय तल पर अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो वो कार्तीय तल 4 चतुर्थांशों में बंट जाता है। हर एक हिस्से को 4 बराबर हिस्सों में बंटता है और हर एक हिस्से को हम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि हम यहाँ पर किसी बिंदु को अगर रखना हो तो कैसे हम यहाँ पर रखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लो कि ये बिंदु है और हमें बताना है कि इसकी स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति हम x अक्ष के हिसाब से भी बताएंगे और y अक्ष के हिसाब से भी बताएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से एक चीज़ देखनी है, ये वाली जो साइड है ये x अक्ष की पॉजिटिव साइड है। तो इसका मतलब ये है कि जो x अक्ष है वो यहाँ पॉजिटिव है और x अक्ष यहाँ पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। जो ये वाली साइड है यह x की माइनस वाली साइड है, ऋणात्मक साइड है। तो x यहाँ पर नेगेटिव होता है और x यहाँ पर भी नेगेटिव होता है। अब ऊपर चलते हैं, जो ये वाली साइड है यानी ये जो लाइन है ये y के लिए धनात्मक है। तो इसका मतलब y जो है यहाँ धनात्मक होगा और y यहाँ भी धनात्मक होगा। ऊपर की तरफ y धनात्मक होता है, जब हम नीचे की बात करते हैं तो यहाँ y ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब y यहाँ भी ऋणात्मक है और y यहाँ भी ऋणात्मक है। इस तरह से, इज इट क्लियर? अच्छे से सब समझ आ रहा है? तो यहाँ पर अब आपको x3 दिख रहा होगा, ध्यान रखना। ये जो प्लस प्लस है मैं कोने में लिख देता हूँ, पहला x और दूसरा y है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पर x माइनस में है और y प्लस में है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर x जो है ये माइनस में है, y भी माइनस में है, और यहाँ पर x जो है प्लस में है और y माइनस में है। तो ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पर इनको हटा रहा हूँ ताकि थोड़ा साफ सुथरा दिखे। मुझे और भी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है। ओके, अब x2 कहाँ पर है, x2 कहाँ पर है? तो आप कहोगे कि x2 यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन x केवल 2 यहाँ पर नहीं है, x यहाँ पर भी 2 है, x यहाँ पर भी 2 है, x इधर भी 2 है, x इधर भी 2 है। इन हर एक जगह पर x2 है। अगर x में -2 की बात करो तो x -2 यहाँ पर है, वो तो है, लेकिन केवल यहाँ पर नहीं है, इस हर एक लाइन में x -2 है, इस हर एक जगह पर। तो यानी यहाँ पर भी x -2 है, यहाँ पर भी x -2 है, यहाँ पर भी x -2 है, इधर भी x -2 है। अगर मैं बात करूँ y की, y3 इधर है, लेकिन इस लाइन में हर एक जगह पर y3 है, हर एक जगह पर। यहाँ पर y3 है, इधर y3 है, यहाँ पर y3 है, इधर y3 है, ये y3, इन हर एक जगह पर y3 है। ऐसे ही अगर मैं
बात करूं y-1 की, तो y-1 यहाँ पर तो है, लेकिन इधर भी है, 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 यहाँ पर भी -1, इधर भी -1, समझ रहे हो? यानी हर एक इस लाइन पर y-1 है। ओके, तो अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो यहाँ पर x क्या है, y क्या है, तो आप कहोगे कि x तो यहाँ पर 2 है और y यहाँ पर -1 है, तो यानी इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो है 2, -1। ये जो बिंदु है यहाँ पर x और y क्या है, तो यहाँ पर x तो 2 है और y यहाँ पर 3 है ना? तो ये इस तरह से अगर आपको बनाना है तो इस तरह से कर सकते हो। ओके, अगर ये बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक आपको लिखने हैं तो हमेशा पहले x होता है। x यहाँ पर क्या है, x-4 है और y क्या है, यहाँ पर y2 है ना? ये इस तरह से। तो आई होप ये सब आपको समझ आ रहा होगा, है ना? ये जो 2-1 था यहाँ पर x2 है और y यहाँ पर -1 था। तो जब हम किसी बिंदु को लिखते हैं तो बिंदु के हम x निर्देशांक और y निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर एक बिंदु की बात करते हैं। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं a। बिंदु a है, बिंदु a है 2,3। इसमें जो पहला वाला नंबर होता है इसे कहा जाता है x निर्देशांक। यह है x निर्देशांक। और जो दूसरा नंबर है ये होता है y निर्देशांक। x निर्देशांक का एक और नाम है और वो है भुज। y निर्देशांक का एक और नाम है और वो है कोटि। तो अब यहां पर ये जो बिंदु है, मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूं, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का x निर्देशांक अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि 2 है। इसका अगर मैं पूछूं आपसे कि भुज क्या है, आप बोलोगे 2 है, क्योंकि x निर्देशांक और भुज एक ही बात होती है। इस बिंदु का अगर y निर्देशांक मैं आपसे पूछूं तो क्या है, तो 3 है। इसका कोटि क्या है, तो भी 3 है, क्योंकि y निर्देशांक और कोटि एक ही बात होती है। ठीक है ना? अब आप मुझे इस बिंदु के लिए बताओ, ये b बिंदु है। b बिंदु का x निर्देशांक क्या है, तो इसका x निर्देशांक है -4। इसका कोटि क्या है, तो इसका कोटि है 2, क्योंकि कोटि होता है y निर्देशांक। और किसी भी बिंदु को जब हम लिखते हैं तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। ये ऑर्डर याद रखना, पहला x दूसरा y। इतना समझ आ गया? एक और मुझे आपको महत्वपूर्ण बात बतानी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत बारी मैंने देखे हैं। कोई भी जो बिंदु है जो उसका x निर्देशांक होता है वो दरअसल y अक्ष से दूरी होती है। y अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हुए, इस तरह से। तो x अक्ष, अगर मैं 2 की बात करूं, ये 2 यहां पर दिख रहा है आपको, ये 2 एक्चुअल में क्या है तो ये x अक्ष, लेकिन ये y अक्ष से लंबवत दूरी है, ये 2 है। y अक्ष से लंबवत दूरी है ये 2। और ये जो इसका y अक्ष होता है ये एक्चुअल में x अक्ष से लंबवत दूरी है। तो x अक्ष ये है, यहां से लंबवत दूरी 3 है, इसलिए ये 2, 3 है ना? यहां पर जो ये x है, x एक्चुअल में y अक्ष से लंबवत दूरी होती है, तो ये 4 है ना? आप देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये 4 है। अब क्योंकि ये बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस में है। तो वो तो मैंने आपको बता रखा है कौन प्लस कौन माइनस कब होता है। और अगर मैं इस 2 की बात करूं, ये क्या है, तो ये है तो y अक्ष, लेकिन ये x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। तो इसका ध्यान रखना, y अक्ष से लंबवत दूरी x होता है और जो y निर्देशांक है वो x अक्ष से लंबवत दूरी है, x अक्ष से लंबवत दूरी।
ठीक है, इसका ध्यान रखना आप यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं। निर्देशांक मैंने आपको बता दिए हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष बता दिया है, और भुज और कोटि भी आपको बता दिया है, बिंदु का आलेख भी मैंने बता दिया है। एक दो चीज़ें मुझे थोड़ा सा और बतानी है। यहाँ पर जैसे कि ये बी बिंदु है, तो बी बिंदु है -4 2। ये बी बिंदु का क्या है, ये बी बिंदु के भी निर्देशांक हैं, निर्देशांक। तो अगर मैं कहूं कि b के निर्देशांक बताओ, तो आप कहोगे कि भाई b के निर्देशांक हैं -4 2, है ना। यहां पर बिंदु c है, मुझे बिंदु c के निर्देशांक बताओ, तो आप कहोगे कि बिंदु c के निर्देशांक हैं 2 -1। लेकिन अगर मैं कहूं कि बिंदु c का x निर्देशांक बताओ केवल, तो फिर 2 होगा, और केवल y निर्देशांक बताओ तो -1 होगा। तो x निर्देशांक पहला वाला, y निर्देशांक दूसरा वाला। लेकिन अगर मैं c के निर्देशांक की बात करूं, तो c तो पूरा बिंदु है, इसमें x y दोनों आएंगे, तो मैं कहूँगा कि c के निर्देशांक 2 -1 है। ठीक है, और अब एक दो और टाइप के बिंदुओं को यहाँ पे आलेखित करते हैं और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। यहाँ पर अपने सामने आप ये देख सकते हैं, एक सिचुएशन है। इसमें जो +x वाली जो साइड है उसको पूर्व हम ले लेते हैं, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, और जो +y वाली साइड है वो उत्तर है, उत्तर दिशा है। मूल बिंदु से 400 मीटर पूर्व और 300 मीटर उत्तर की ओर कोई इंसान है, कोई या कोई जो भी है, कुछ है वहाँ पर, उसे हमने आलेखित करना है, बताने कि वो बिंदु कहाँ पर है। तो कैसे बताएंगे हम, तो यहाँ पर देखो 400 मीटर के लिए, तो 400 मीटर लंबा तो पेज हम कर नहीं सकते ऐसा, उस पर आलेखित क्या करना होगा, हमें मानना होगा यहाँ पर कुछ चीज़। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, देखो 400 मीटर 300 मीटर, तो हम एक इकाई लेकर चलेंगे हम, कि 100 मीटर जो है ये बराबर है एक मात्रक या एक खाने के बराबर। 100 मीटर एक खाने के बराबर है। तो अगर 100 मीटर एक के बराबर है, तो 400 मीटर क्या होगा, तो 400 मीटर 4 के बराबर होगा ना। तो इसलिए 400 मीटर 400 के बराबर यहाँ पर है पूर्व की ओर। और 300 मीटर किसके बराबर होगा, तो 400 मीटर 4 के बराबर है, 300 मीटर 3 के बराबर, यानी यहाँ पर। तो इनको कंबाइंड करेंगे तो उसकी स्थिति यहाँ पर ये आ चुकी है। तो इस तरह से भी हम करते हैं, हम ये मात्रक ले लेते हैं, एक मापन हम ले लेते हैं, एक टाइप का एक स्केल जिसे हम कहते हैं, और उस स्केल के हिसाब से हम एक मात्रक को कुछ भी हम रख सकते हैं, जिससे कि जो ग्राफ हमारे पास है उसमें वो फिट हो जाए। मान लो कि यहाँ पर अगर होता 40 मीटर, तो फिर हम क्या करते कि फिर हम 100 मीटर को एक नहीं लेते ना, क्योंकि फिर बहुत छोटे छोटे नंबर हो जाते। तो यहाँ पर 10 मीटर को एक मात्रक हम लेकर चल सकते हैं। तो 10 मीटर अगर एक है, तो 40 मीटर 4 हो गया, 30 मीटर 3 हो गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं बिंदु को। इसका ध्यान रखना, पहली बात तो ये है। दूसरी बात मुझे जो आपको ये बतानी यहाँ पर वो है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह से आए, +4 प्लस, अक्सर जो नंबर प्लस में होते हैं उनमें प्लस नहीं लिखा होता है, 4 - 3, ये क्वेश्चन किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो कैसे आप बताओगे किस चतुर्थांश में है। तो अगर आपने ये बहुत अच्छे से ये टॉपिक अभी तक पढ़ा है, तो आप समझ गए होंगे कि यार पहला तो x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव इधर होता है और इधर होता है। दूसरा है y नेगेटिव नीचे की तरफ होता है, तो y नेगेटिव यहाँ होता है और यहाँ होता है। तो ये चौथा चतुर्थांश है। तो इस तरह से आप आराम से बता सकते हो कि ये चौथा चतुर्थांश है। या फिर बिंदुओं को यहाँ पर बिल्कुल आरेखित करो। अगर इतना आपको नहीं समझ आ रहा है कि 4 किधर है, भाई 4 इधर है और -3 इधर है, तो ये बिंदु यहाँ पर हो गया है ना। अगर इस बिंदु की निर्देशांक आपको देखने हो, तो ये बिंदु है 4 - 3, x 4 है, y -3 है। इस तरह से बिंदु यहाँ पर है। तो ये सब समझ आ गया आपके। मान लो कि कोई बिंदु है -2, 4, ये किस चतुर्थांश में स्थित है,
क्या ये पहले में है या दूसरे में है या तीसरे में है या चौथे में है, किस चतुर्थांश में है। तो फिर आप देखो कि भाई x तो माइनस में है, x माइनस में लेफ्ट साइड में होता है, y प्लस है, y प्लस इधर होता है। तो साफ सी बात है कि बिंदु यहां पर है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरे चतुर्थांश में है। और अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो सीधा बिंदु को आलेखित कर दो कि भाई x माइनस 2 तो इधर है, y4 इधर है, तो वो बिंदु यहाँ पर हो गया। तो बस इस तरह से देख लो, आपको समझ आ जाएगा आराम से कि किस चतुर्थांश में है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, बिंदु में 0 होता है, 4,0, ये किस चतुर्थांश में है। तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या 0 है, यहाँ पर y 0 है। जब y 0 होता है तो x अक्ष होता है, ये ध्यान रखना। x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। तो जब भी y 0 दिखे आपका आंसर सीधा होगा कि ये x अक्ष है। अच्छा, अगर हमें आलेखित करना है तो यहाँ पर कर देंगे हम। ये बिंदु है, 4,0, यहाँ पर x 4 है, y 0 है। अगर हमारे पास कोई बिंदु है 0,-2, तो क्योंकि यहाँ x 0 है तो सीधे आप लिख देंगे कि ये तो y अक्ष है, क्योंकि यहाँ पर x 0 है। अच्छा, y अक्ष है और y अक्ष पे कहाँ पर है ये बिंदु यहाँ पर है। तो ये बिंदु 0,-2 है। ठीक है, तो इस तरह से बिंदु को हम आलेखित करते हैं। और ये जो चैप्टर है, अच्छा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो जो परिचय का वीडियो था, यानी कॉन्सेप्ट का वीडियो था, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ समझाई है, हर एक चीज़ कवर की है इसमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अच्छे से वीडियो देखा होगा और आपको एक एक चीज़ें समझ आई होंगी। इस चैप्टर से संबंधित वीडियोस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हों, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।